हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केम मास्टर बाय नीरज महाजन। और बच्चे, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से हो। बच्चे, आज हम पढ़ेंगे अपनी क्लास 10th का केमिस्ट्री का बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर एंड इंटरेस्टिंग आल्सो। मुझे तो बहुत पसंद है एंड आई थिंक कि बच्चों को भी ये बहुत अच्छा लगता है। फन में ही बच्चे सब कुछ सीख जाते हैं। और मैं आपको इस वीडियो में ये पूरे का पूरा चैप्टर, जो कि कुछ लेंथी भी है, तो आपको इतनी शॉर्ट में और बहुत अच्छी तरह से समझाऊँगी ताकि इस चैप्टर में से आपको कुछ भी एमसीक्यूज़ आ जाएँ, असर्शंस आ जाएँ, शॉर्ट, लॉन्ग कुछ भी आ जाए, तो आप उसके आंसर्स दे सको। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अब कार्बन, हमने अपने इस चैप्टर में कार्बन को ही स्टडी करना है। कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है, ठीक है? और हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं सभी में कार्बन होता है। आपके खाने की लेकर, आपके कपड़ों से लेकर, आपकी मेडिसिन्स, आपके कॉस्मेटिक्स, योर सोप्स, योर डिटर्जेंट्स, योर डाइज, योर पेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग इन द नेचर इज मेड अप ऑफ कार्बन। तो ये कार्बन की एक खासियत है, स्पेशलिटी है, यूनिक करेक्टर है, उसकी वर्सेटिलिटी है, ठीक है? तो कार्बन जो है वो नेचर में हमें हर जगह मिलता है। तो हम कार्बन के बिना तो हमारी लाइफ है ही नहीं, कार्बन ही है हमारे आसपास। तो कार्बन क्या है? एक यूनिक एलिमेंट है। तो ये वर्सेटाइल, वर्सेटाइल मीन हर जगह ही आपको मिलेगा। अब कार्बन यूनिक क्यों है? कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? हम बात करें कार्बन की। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। ठीक, आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो क्या आती है? 2 एंड 4। हमने 9th क्लास में वैलेंसीज़ के बारे में पढ़ा था कि अगर 4 से ऊपर है एटॉमिक नंबर, जैसे 2, 5 आ गया किसी का, तो आपने उसको 8 में से सबट्रैक्ट करना है, तो उसकी 3 मीन्स अगर 4 से ऊपर है, एल शेल में अगर इलेक्ट्रॉन 4 से ऊपर आते हैं, तो उसकी क्या कैपेसिटी हो जाती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। अगर एल शेल में इलेक्ट्रॉन 4 से कम आते हैं, तो उसकी क्या टेंडेंसी हो जाती है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की। बट यहाँ तो हमारे एग्जैक्ट 4 है, ठीक है? तो इट मीन्स कार्बन नीदर लूज इलेक्ट्रॉन नोर गेन इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के ऊपर कभी चार्ज आता ही नहीं, ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, ना ये 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो फिर ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कैसे होगा? इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी? ठीक है? अब इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या है कि ये ना तो देता है, ना लेता है। तो ये क्या करता है? ये शेयरिंग करता है। शेयरिंग इट मीन्स ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से एक शरीफ सा एलिमेंट है, जो लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करता है, लेने-देने में विश्वास बिल्कुल नहीं रखता है, ये शेयरिंग में विश्वास रखता है, ठीक है? तो कार्बन जो है वो शेयर करता है इलेक्ट्रॉन, वो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से शेयरिंग होती है। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? कोवैलेंसी। तो कार्बन कौन से बॉन्ड बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड। आपके एमसीक्यूज़ का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? कार्बन कौन से बॉन्ड बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अब कार्बन जो है वो यूनिक क्यों है? अगेन आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन आता है, व्हाई कार्बन इज यूनिक। कार्बन जो है इट इज यूनिक इन इट्स बिहेवियर। हाउ? कैसे है ये? फर्स्ट, कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। तो आप क्या लिखोगे? टेट्रावैलेंट। आपने इसी तरह से ही आंसर देना है। व्हाई कार्बन इज यूनिक इन इट्स बिहेवियर? फर्स्ट, इट इज टेट्रावैलेंट। सेकंड, इट शो कैटिनेशन। अब कैटिनेशन क्या होती है? इट इज अ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। कार्बन के अंदर क्या टेंडेंसी है? ये अपने ही एलिमेंट के साथ इस तरह से एक लंबी चेन, बहुत लॉन्ग चेन बनाता है विदाउट एनी इंटरप्शन। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। थर्ड, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होती है? जब आपके पास 2 या 3 कंपाउंड्स हैं, उनका फॉर्मूला सेम है, लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स अलग-अलग हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग-अलग हैं। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। ये मैं आपको डिटेल में बताऊँगी, थोड़ा आगे जाके जब हम कुछ और आगे पढ़ लेंगे, तब आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो टेट्रावैलेंसी क्या है? कार्बन की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी। कैटिनेशन का मीनिंग क्या है? इट इज अ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन, सो इट इज कैटिनेशन। और सबसे ज्यादा कैटिनेशन पावर हमारे पीरियोडिक टेबल में किसकी है? कार्बन की है। थर्ड है आइसोमेरिज्म। तो ये आपके किस क्वेश्चन का आंसर है? व्हाई कार्बन इज यूनिक इन इट्स बिहेवियर। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बन कौन कौन सी फॉर्म में हमारे पास नेचर में अवेलेबल है। ठीक है? कार्बन हमारे पास 3 फॉर्म्स में अवेलेबल है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स एक ही एलिमेंट की हैं, ठीक है? इन डिफरेंट फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं? एलोट्रोपिक फॉर्म। तो हमारा नेक्स्ट जो आता है, व्हाट डू यू मीन बाय एलोट्रोपी? व्हाट डू यू मीन बाय एलोट्रोपी? अब एलोट्रोपी क्या होती है?
व्हेन सेम एलिमेंट एग्जिस्ट इन 2 और मोर फॉर्म्स, 2 या 3 फॉर्म्स में एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिन तीनों किससे मिलकर बने हैं? कार्बन से। तो एक ही एलिमेंट है कार्बन, ये 3 डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन 2 or different forms with different physical properties but same chemical properties is called allotropy, and the different forms are called allotropic form. Carbon exists in 3 allotropic forms. कौन सी allotropic forms में exist करता है? फर्स्ट डायमंड, सेकेंड ग्रेफाइट। अगेन आपका एमसीक्यूज का क्वेश्चन और 1 मार्क का क्वेश्चन, राइट द 3 different allotropic forms of carbon. So it is डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। तीनों ही कार्बन से मिलकर बनी है बट फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने बोला अलग होती है, तो तीनों के करेक्टर्स अलग अलग होंगे। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। आपने बच्चे इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखना है, ये वीडियो आपके लिए माइलस्टोन साबित हो जाएगी। 100% मार्क्स आपको ये वीडियो दिलवा सकती है, तो आपने अच्छी तरह से इस वीडियो को देखना। कोई बात नहीं, चैप्टर हमने एनसीईआरटी से नहीं भी पढ़ा, डजंट मैटर। आप वीडियो को देखिए, अच्छी तरह से समझिए, यू कैन गेट फुल मार्क्स। इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आएगा, यू आर एबल टू अटेम्प्ट द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। चलिए, फर्स्ट फॉर्म है हमारी डायमंड। अब डायमंड क्या है, सभी ने देखा है डायमंड कैसा होता है। तो डायमंड की क्वालिटीज क्या क्या है, क्या करेक्टर्स हैं? ठीक है, शॉर्ट में हम लिखते हैं, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। नेम द हार्डेस्ट सब्सटेंस एग्जिस्टिंग इन नेचर, इट इज डायमंड। इट इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट होता है। क्लियर? थर्ड, गुड कंडक्टर ऑफ किसका? क्या ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का? नो, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। थर्मल कंडक्टिविटी इसकी अच्छी होती है बट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत बुरी, बिल्कुल बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई रहता है इसका, हाई मेल्टिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेट 4203 केल्विन, इतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है इसका। ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है। क्यों ट्रांसपेरेंट है? इट इज ड्यू टू हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसीलिए ये ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, देन डायमंड का क्या है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। क्लियर? एंड और क्या चीज इसमें हम दे सकते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, इसके अंदर बॉन्डिंग कैसी रहती है? कोवलेंट। एंड इट इज रिएक्टिव है या अनरिएक्टिव है? तो जो हमारा डायमंड है ये बाकी डिफरेंट फॉर्म से थोड़ा अनरिएक्टिव है। So these are the different characteristics of diamond. Now I will discuss graphite. तो देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सॉफ्ट है, ये हमारी जो लेड पेंसिल्स हैं उसके अंदर ये यूज होता है। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आप देख रहे हो ना, एक ही कार्बन है तो उसकी एक फॉर्म बैड कंडक्टर है और एक फॉर्म गुड कंडक्टर है, और इसी गुड कंडक्टर की वजह से ये क्या क्या बनाने के लिए यूज होता है? इसको हम इलेक्ट्रोड्स, हमारे इलेक्ट्रोलिसिस के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं हम, इसके लेड पेंसिल्स बनती हैं इसकी। ठीक है, और ग्रेफाइट रोड्स तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी यूज होती है। तो बहुत सारे यूजेस हैं हमारे ग्रेफाइट के। देन इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है लो रहता है, सॉफ्ट है ना। देन अगेन कोवलेंट बॉन्ड तो ये बनाती है। देन ये टेट्राहेड्रल नहीं है, इसका हेक्सागोनल शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हेक्सागोनल शीट लाइक स्ट्रक्चर विच, जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं, मूवमेंट करती हैं, विच स्लाइड ओवर वन एनदर, और इसी वजह से ये सॉफ्ट है। ठीक है, इसी वजह से हमारा जो ग्रेफाइट है वो सॉफ्ट है। इसके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग कम होती है। इसके अंदर क्या होती है? वैन डर वाल्स फोर्सेस, मेनली इसके अंदर हम वैन डर वाल्स फोर्सेस लिखेंगे जो कि वीक फोर्सेस होती हैं। ठीक है, वैन डर वाल्स फोर्सेस है, शीट लाइक स्ट्रक्चर है हमारी इसका, और ये कहाँ यूज होती है? इसको हम एज ए लुब्रिकेंट भी यूज करते हैं। इट इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट एंड इट इज रिएक्टिव।
तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज ग्रेफाइट की एंड ये है डायमंड की। साथ साथ हमने यूजेस भी लिख लिए। मैंने यहाँ पर लिखा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो डायमंड को हम कटिंग पर्पसेस के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है, यूज्ड इन कटिंग। तो आप देखो ये कितना हार्ड होगा जो कटिंग पर्पसेस के लिए भी यूज होता है, ड्रिलिंग के लिए यूज होता है। तो यू कैन इमेजिन कि एक कार्बन है, उसकी एक फॉर्म इतनी सॉफ्ट और एक फॉर्म इतनी हार्ड, ठीक है। सो दीज आर द एलोट्रोपिक फॉर्म्स। सो नाउ आई विल डिस्कस द थर्ड फॉर्म, दैट इज द फुलरीन। तीन फॉर्म्स हमने बताई थी, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। फुलरीन क्या है? इट वाज गिवन बाय नेम, उसको फुलरीन किसने दिया? बकमिंस्टर फुलरीन। ये भी आपका 1 मार्क का क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन साथ साथ बता रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। जो जो क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ वो आप अपनी कॉपीज पर लिखते जाइए ताकि एग्जाम डेज में आप उन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से रट कर जाए, ठीक है। थर्ड फॉर्म हमारी क्या है? फुलरीन। फुलरीन को किसने डिस्कवर किया था? बकमिंस्टर फुलरीन। ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, स्फेरिकल शेप होती है इसकी, बॉल लाइक शेप होती है। और इसमें कितने कार्बन होते हैं? इसमें कार्बन जो होते हैं वो C60 से लेकर 60 कार्बन से लेकर 300 से ऊपर तक हो सकते हैं, क्लियर। तो इसकी ज्यादा प्रॉपर्टीज डिस्कस नहीं हुई है, बस इसका इतना ही आपने करना है कि ये स्फेरिकल शेप का होता है, इसको बकमिंस्टर फुलरीन ने डिस्कवर करा था और इसके अंदर इतने कार्बन होते हैं। सो दीज आर द 3 डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। नाउ मैंने आपको बताया कि ये यूनिक है। क्यों यूनिक है? हम अब डिस्कस करेंगे टेट्रावेलेंट नेचर। टेट्रावेलेंट नेचर, इसीलिए ये क्या बनाती है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो हम बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड्स। कैसे डिफाइन करोगे कोवेलेंट बॉन्ड्स को? द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग, ठीक है। स्टार्टिंग से करते हैं ताकि एक ही साइड पे हमारा ये कवर हो जाए। कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है? इट इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू एटम्स। सो व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, mutual sharing of electrons between the two atoms। एटम्स आपके सेम हो सकते हैं, एटम्स आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं। कोवेलेंट बॉन्डिंग सिंगल भी होती है, ठीक है, 3 टाइप्स हैं इसकी। इट मे बी सिंगल, इट मे बी डबल और इट मे बी ट्रिपल। चलिए मैं सबसे पहले सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग, इसका एग्जांपल आप दे सकते हो H2 Cl2, डबल का एग्जांपल आप दे सकते हो O2 CO2, ट्रिपल का एग्जांपल आप दे सकते हो लाइक N2, ठीक है, नाइट्रोजन हमारा ट्रिपल बनाता है, देन C2H2। काफी सारे एग्जांपल हैं, तो एटलीस्ट हम समझ लें, एक एक भी समझ लें तो हमें सारी नॉलेज आ जाएगी, ठीक है। तो आपको किसी में भी कोवेलेंट बॉन्डिंग बनानी आ सकती है, बट कंडीशन क्या है? आपको बेसिक पता होना चाहिए। सो लेट्स फर्स्ट मैं स्टार्ट कर रही हूँ सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग। एग्जांपल मेरा क्या है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। H2 क्या है आपका? मॉलिक्यूल। अकेला H आता है तो वो क्या होता है? हाइड्रोजन एटम। दो एटम्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। अब दो हाइड्रोजन के एटम्स ने मॉलिक्यूल कैसे बनाया? आपने लिखा H, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सबसे पहले आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 1 होता है ना, तो मैंने ऐसे लिखा। दूसरे हाइड्रोजन, उसके पास भी 1 है। अब आपने क्या करना है? जितने भी उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपने उसको डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, के में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 1, इसके के में भी 1। तो मैंने एक हाइड्रोजन की डॉट, ये इसको मैंने क्रॉस से, एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया, एक को मैंने क्रॉस के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके के में 2 हो जाएंगे तो ये स्टेबल, इसके के में भी 2 हो जाएंगे तो स्टेबल, बट देगा कौन? तो इट मीन्स इनको शेयरिंग करनी पड़ेगी ना, तो ये लूज कर सकते हैं, देंगे तो बेचारे एम्प्टी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे? ये शेयरिंग करेंगे। कोई चीज नहीं थी तो दोनों ने आपस में शेयरिंग कर ली, और ये बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज सेड टू बी द, ये जो आपका बॉन्ड बना इसको आप क्या बोलोगे? कोवेलेंट बॉन्ड। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग। सिमिलरली मैं सेकंड एग्जांपल थोड़ा जल्दी से करेंगे ताकि मुझे थोड़े टाइम में आपको पूरे का पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करना है। क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक है। क्लोरीन, मैंने अब क्लोरीन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन दिखानी है।
ठीक है। क्लोरीन एटॉमिक नंबर कितना है 17। सबसे पहले आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है KLMN, इसकी कितनी आई आपकी 2 8 7। अब M में 7 इलेक्ट्रॉन है तो मुझे इन 7 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है, डॉट के थ्रू कर दिया। दूसरा क्लोरीन है, ऑब्वियसली उसके भी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब उसको 8 चाहिए। क्लोरीन के अगर अगर हमारे शेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हमारा शेल स्टेबल होता है। तो ये क्या करेंगे, अगेन शेयरिंग। आप देखो दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 8 आ जाएंगे। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इन Cl2। ये हमारा क्या बन गया, Cl2। क्लियर। तो ये थी हमारी सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग के एग्जांपल। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं डबल कोवलेंट बॉन्डिंग। बिल्कुल ऐसे ही डबल भी आएगी आपकी। अब डबल कोवलेंट बॉन्डिंग में मैंने ले लिया है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, उसकी KLMN में कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखते हो तो क्या आती है 2 6। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए 6। अब 6 डॉट्स लगाऊंगी। दूसरे ऑक्सीजन उसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। चलिए उसको मैं क्रॉस के थ्रू रिप्रेजेंट कर देती हूँ। अब उनके 8 8 कैसे होंगे, like this. So this is the formation of O2 molecule. Clear? तो ये थी हमारी डबल कोवलेंट। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, उसकी आप KLMN कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, इट इज 2 5। सो लेट्स अरेंज द इलेक्ट्रॉन्स। मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स अरेंज कर दिए हैं। दूसरा नाइट्रोजन, उसके भी वैलेंस शेल में 5 हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 3 कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। तो आप देख सकते हो। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो इसको हम इलेक्ट्रॉन डॉट, सबसे पहले आपने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, फिर आपने उनकी शेयरिंग दिखानी है। तो ये था हमारा टॉपिक, दैट इज द कोवलेंट बॉन्डिंग, जो कि हमारी सिंगल डबल एंड ट्रिपल होती है। तो इसके आपके काफी सारे एग्जांपल्स हैं, आपको किसी में भी बनानी आ सकती है। अब आपके लिए होमवर्क है, आपने किस किस में कोवलेंट बॉन्डिंग बनानी है, आप ये बना के मुझे आप सेंड करिए। ठीक है, अगर किसी की गलत होगी देन आई विल रिप्लाई। आप अपने कमेंट सेक्शन में जाइए और ये मुझे भेजिए, बनाकर दिखाइए। अगर कोई डाउट है तो आई विल रिप्लाई। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आपने इनमें कोवलेंट बॉन्डिंग बनानी है। दीज आर द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? Organic compounds means the compounds containing carbon, nitrogen, oxygen, sulfur, phosphorus, etc. और भी बहुत सारे हो सकते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या क्या होता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड फास्फोरस, मेनली ये होते हैं। हमने क्या डिस्कस करना है, हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या है, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कंपाउंड्स किस किस के, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो नाम से क्लियर हो गया ना, H से बना हाइड्रो, C से बना कार्बन, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन्स। अब हमें डिस्कस करना है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके लिए आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल जैसा मैं बना रही हूँ वैसे ही आपने अपनी कॉपीज पर आपने बनाना है। आपके सिलेबस में है नंबर ऑफ कार्बन्स 6 तक। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, नंबर ऑफ कार्बन्स। लाइक कार्बन आपके कंपाउंड में 1 भी हो सकते हैं, 2 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कार्बन जो है ये हमें क्या बताते हैं, वर्ड रूट। अभी आप टेबल बनाओ, मैं आपको एग्जांपल दूंगी तो आपको समझ में आएगा। अगर आपके कंपाउंड के अंदर एक ही कार्बन है तो आपने अपने कंपाउंड का जब नाम लिखना है तो स्टार्ट कहां से करना है, मेथ। C2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स। ये आपका है वर्ड रूट। अब आपके कंपाउंड में कार्बन और कार्बन के अंदर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, डबल भी हो सकते हैं, ट्रिपल भी हो सकते हैं। अगर आपके कंपाउंड के अंदर सिंगल है, ठीक है, सिंगल है,
तो आपने क्या लिखना है उसके पीछे? एन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H2N+2। कौन सी फैमिली है ये? एल्केन। एल्केन फैमिली में सिंगल बॉन्ड आता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H2N+2। अगर आपके कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड है तो उसकी एंडिंग नाम के पीछे ईन आना चाहिए। ये फैमिली कौन सी है? एल्कीन। और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। अगर आपके कंपाउंड के अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, सी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा है, तो आपका कंपाउंड का फॉर्मूला, आपकी ये फैमिली जो है इट इज एल्काइन। तो आपने एंड में क्या लिखना होता है? YNE, आइन। ठीक। नेक्स्ट, आपका जो कंपाउंड है उसके अंदर क्या क्या लगा हो सकता है? इसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? जो आपने नाम से पहले देखना है। सफिक्स क्या होता है? जो आपने नाम के बाद में लिखना होता है। अब प्रीफिक्स कौन से लगे हो सकते हैं? एफ। अगर एफ लगा है तो आपने क्या लिखना है? फ्लोरो। BR लिखा है तो आपने क्या लिखना है? ब्रोमो। आई लिखा है तो आइडो। Cl लिखा है तो क्लोरो। CH3 लगा है तो मिथाइल। C2H5 लगा है तो इथाइल। ठीक, ये आपने लर्न करना है बच्चे। 2 बार लिखोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा और समझ के लिखना है। सफिक्स क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? कोई ऐसी एक फैमिली के कंपाउंड्स या कुछ एटम या कुछ ग्रुप जो आपके एक स्ट्रक्चर के अंदर जब लग जाते हैं तो उसकी सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? सफिक्स। आपके सिलेबस में 4 हैं। फर्स्ट है OH। किस फैमिली को बिलोंग करता है? अल्कोहल। और जब ये आपके कंपाउंड में लगा होगा तो इसके एंड में आपने क्या लिखना है? OL। ठीक है, इसके एंड में क्या लिखना है? OL लिखना है। और जो OH है ये आपके कंपाउंड में कॉर्नर्स पर भी आता है। ठीक है, कॉर्नर पर भी ये लगा हो सकता है और सेंट्रल पोजीशन पर भी लगा हो सकता है, कहीं भी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है अल्कोहल, ये अल्कोहल फैमिली थी। नेक्स्ट फैमिली, नेक्स्ट आपका क्या लगा हो सकता है? ठीक है, CHO। ठीक, ये कौन सी फैमिली है? ये है एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड फैमिली है और ये सिर्फ कॉर्नर्स पे आता है। ठीक। थर्ड क्या लगा हो सकता है आपके कंपाउंड में? ये सेकंड। थर्ड क्या लगा हो सकता है? COOH। ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? एसिड फैमिली। ठीक है, ये एसिड फैमिली है और ये हमेशा कॉर्नर्स पे आता है। और इसके एंड में क्या लिखा होता है? ओइक एसिड। ठीक। एल्डिहाइड के एंड में क्या लिखा होता है? Al। अल्कोहल में OL, एल्डिहाइड में Al, Al, ये OL और इसके एंड में क्या आएगा? ओइक एसिड। एक और हमारा कंपाउंड होता है दैट इज C डबल बॉन्ड O। ये कौन सी फैमिली है? कीटोन फैमिली। ये हमेशा सेंटर में आता है, कॉर्नर पर कभी नहीं लगा रहेगा। ये सेंट्रल पोजीशन होती है इसकी हमेशा। और इसके एंड में हमेशा क्या लगा होता है? ONE। ये जिस भी कंपाउंड में लगा होगा आपने उसके एंड में क्या लिखना है? ONE। अब मैंने ये जो आपको टेबल बना के दिखाया है, मैं इससे रिलेटेड आपको सारे कुछ स्ट्रक्चर्स बना के दिखाती हूँ। आपने ये टेबल अपनी कॉपीज पर बनाना है। ये नहीं कि वीडियो देखी, वीडियो से ही हमें समझ में आ जाएगा, नो। थोड़ा सा एफर्ट, 5% एफर्ट तो आपको करना पड़ेगा। बाकी तो मैंने ये सारा कर ही दिया है। इसको देखोगे आपको बहुत अच्छी तरह से क्लैरिटी हो जाएगी। बट एक बार आप अपने हाथों से अपनी कॉपीज पर इसको जरूर बनाइए तो आपको बहुत अच्छी तरह से क्लैरिटी होगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ये टेबल आपने अपनी कॉपीज पर हर हाल में बनाना है। हम बात स्टार्ट करेंगे वर्ड रूट से। ये प्रैक्टिस है, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतनी ज्यादा आपको क्लैरिटी रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बात करी कार्बन की वैलेंसी 4। कार्बन के आसपास ये आपने ध्यान रखना है, जब भी आप कार्बन ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर बनाओ वैलेंसी आपने कंप्लीट करनी है। वैलेंसी का मतलब उसके आसपास 4 बॉन्ड। कार्बन की वैलेंसी, कार्बन इज ऑलवेज टेट्रावेलेंट। योर एमसीक्यूज क्वेश्चन, इट इज ऑलवेज टेट्रावेलेंट। कार्बन के आसपास 4 बॉन्ड हर हाल में होने चाहिए, 4 से कम नहीं, 4 से ज्यादा नहीं। अब ये आपका ये कंपाउंड है, ये इसके आसपास कितने हैं? 4 हाइड्रोजन हैं, हमेशा हाइड्रोजन रहेंगे। तो इसका नाम मैंने क्या बोला आपके टेबल में? अगर एक कार्बन है तो उसका मैथ
सिंगल बॉन्ड है कार्बन के आसपास, इसका नाम क्या हो गया? मीथेन। देन 2 कार्बन, कार्बन के आसपास 4 बॉन्ड, ये सारे क्या है? हाइड्रोजन, वो आपने खुद लिखने हैं। इसका नाम क्या हो गया? इथेन। 3 कार्बन है, उनकी वैलेंसी कंप्लीट करिए, इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेन। इसी तरह से 4 कार्बन, ब्यूट, वैलेंसी कंप्लीट करिए हर कार्बन की, सिंगल बॉन्ड है, एन। ठीक, इसी तरह से 5 कार्बन, 6 हमारे सिलेबस में है 6 तक, तो हमने 6 तक ही करना है। इसका नाम क्या हो गया आपका? पेंटेन। देन 6 कार्बन, वैलेंसी कंप्लीट करिए, इसका नाम क्या हो गया? हेक्सेन। अब इनमें सिंगल सिंगल बॉन्डिंग थी। अब ये तो हुई हमारी एल्केन फैमिली। ठीक है, अब मैंने आपको एल्कीन का भी बताया है किस तरह से 6 वर्ड रूट, आई थिंक आपको अब समझ में आ गया कि किस तरह से आपने लिखना है। नाउ सपोज मैं 2 कार्बन ले रही हूँ, इनके बीच में आ गया डबल। अब मुझे इनकी सबसे पहले वैलेंसी हर कार्बन के आसपास चेक करना है। 4 बॉन्ड है तो इसमें है 2 कार्बन, वर्ड रूट हो गया एथ, डबल बॉन्ड है तो इट इज इथीन। अगेन 3 कार्बन मैंने ले लिए, ठीक है, वैलेंसी कंप्लीट करिए, हर कार्बन के आसपास 4 बॉन्ड है, यस। इसका नाम क्या हो गया? वर्ड रूट हो गया प्रॉप, डबल बॉन्ड है तो इन। तो चलिए ट्रिपल बॉन्ड वाला भी हम कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरे पास कार्बन है, इसमें कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो अब वैलेंसी कंप्लीट करिए, हर कार्बन के आसपास 4 बॉन्ड है, यस। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट। 4 कार्बन है तो ब्यूट। अब 1 2 3 4, कौन से कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड लगा है? सेकेंड कार्बन के बाद लगा है, सो इट इज ब्यूट 2 आइन। ठीक, तो इस तरह से आप कर सकते हो। 5 कार्बन है तो सपोज यहां पर लग गया है, तो वैलेंसी कंप्लीट करनी है, सबसे पहले आपने 4 होने चाहिए, तो ये बॉन्ड 4 होने चाहिए। 5 कार्बन है तो इट इज पेंट, सेकेंड कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो इट इज पेंट 2 आइन। तो ये सिंपल, ये हमारी होगी एल्काइन फैमिली। चलिए अब हम बात करेंगे, मैंने आपको टेबल में प्रीफिक्सेस बताए हैं, प्रीफिक्स कहाँ लिखना है? वर्ड रूट से पहले। ठीक है, सपोज मेरे पास ये कंपाउंड है और मैंने यहाँ पर एक H की जगह क्या लगा दिया है? Cl। ठीक, अब मेरा 2 कार्बन है, इट इज एथ, मेरा वर्ड रूट क्या हो गया? एथ। ये आपने इसी तरह से लिखना है, ये हमारा वर्ड रूट। प्रीफिक्स कौन सा लगा है? ये आपने रफ वर्क में लिखना है, प्रीफिक्स Cl। Cl का नाम क्या है? क्लोरो। अब प्रीफिक्स जो है वो हमेशा वर्ड रूट से पहले आएगा, तो मेरा नाम क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का? क्लोरो एथेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सो इट इज एथेन। ठीक, इसी तरह से लेट्स सी, कोई और मैंने ले लिया है, ये ले लिया है और इसके ऊपर मैंने लगा दिया है बी आर। बी आर भी प्रीफिक्स है, 5 कार्बन चेन है, तो इसका वर्ड रूट क्या हो गया? पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो मुझे एन लिखना है। प्रीफिक्स क्या है मेरा? ब्रोमो। बी आर को हम ब्रोमो बोलते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कौन से कार्बन पर लगा है? अब इसमें हमने कार्बन का नाम नहीं लिखा, बिकॉज जहां पर कोई ग्रुप लगा होता है आपने उसको, उस कार्बन को लोएस्ट नंबर देना है। तो मैंने यहाँ पर ऐसे अगर 1 2 करूंगी, 2 क्लोरो लिखूंगी तो गलत। तो अंडरस्टूड है कि जहां पर लगा है मुझे काउंटिंग मैंने वहीं से स्टार्ट करी है, तो इट इज 1 क्लोरो। तो 1 आप चाहे लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर बीच में है तो वो हमें मेंशन करना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इट इज 3 ब्रोमो पेंट एन। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग, हम तो क्लास में 50-50 स्ट्रक्चर्स बच्चों से कराते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम सफिक्स की। ठीक है, सफिक्स हमने कितने बोले हैं? सबसे पहले OH, अल्कोहल फैमिली। अब अल्कोहल सेंटर में भी लगता है, कॉर्नर पर भी लगता है, सपोज मैंने यहाँ पर सेंटर में लगा दिया है, तो हम इसकी वैलेंसी कंप्लीट करेंगे। अगेन नंबरिंग दोगे आप, जिस तरफ आपका कोई भी ग्रुप लगा है उस कार्बन को लोएस्ट। अगर कोई बच्चा ऐसे लिख देता है तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो थर्ड पर OH आ गया, तो आपने इस तरह से जाना है जिसमें सेकंड कार्बन के ऊपर OH आ रहा है। तो जिस पर OH लगा होता है उसके एंड में हमने क्या लिखना होता है? OL। ठीक है, सबसे पहले मेरे 4 कार्बन, मैं क्या लिखूंगी? ये मेरा ब्यूट है, सिंगल बॉन्ड है तो मेरी एल्केन फैमिली है, सेकंड कार्बन के ऊपर OH लगा है और मुझे क्या लिखना है उसके पीछे? OL। तो लेट्स स्टार्ट। सफिक्स जो है वो वर्ड रूट के बाद में आता है, प्रीफिक्स पहले आता है, सफिक्स बाद में आता है। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट एन 3 ओल। अब मैंने ब्यूटेन हम कैसे लिखते हैं ये भी सोचने वाली चीज है। ईन, ई, मैंने यहाँ पर ई नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? उसके आगे ओल है, ओ भी वोवल है, ई भी वोवल है, तो हमने पहले वाले वोवल को निकाल देना है। ठीक है, तो आपने इस तरह से इसकी नेमिंग करनी है। ठीक है, ये हो गया आपका ओल। आपको ऐसे भी आ सकता है। ठीक है,
तीनों कार्बन के ऊपर OH लग गया है, तो अब तीनों कार्बन के ऊपर है 1 2 3 है, तो इसका नाम क्या आ जाएगा? प्रोपेन। 1 2 3 3 बार लगा है ट्राई ओल। क्लियर? तो इस तरह से आप कर सकते हो। चलो अब सेकंड ग्रुप मैं लेती हूँ एल्डिहाइड, जिसका फॉर्मूला क्या है? इस तरह से है, और कंडेंस्ड फॉर्म में इसको आप CHO लिखते हो, लाइक मेरे पास है। ठीक, तो ये है, ये हमेशा कॉर्नर्स पर आता है। ठीक है, टेबल में हमने लिखा है, सफिक्स है तो एंड में रहेगा। अब इसका एंड में अल लिखना है, सिंगल बॉन्ड है एन, इथेन अल। यहां भी मैंने इथेन का ई उड़ा दिया है, बिकॉज ए इज वोवल, ई इज वोवल, तो ई हमने पहले एलिमिनेट कर देना है। तो इसका नेम क्या रहेगा? इथेनल। तो मैं एक एक दो दो आपको ये अच्छी तरह से करा रही हूँ, आप इसकी प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट अगेन सपोज ये है मेरा, ठीक है, वैलेंसी कंप्लीट करिए। ये क्या बन गया आपका? ब्यूट इन अल। ठीक, चलिए नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं हम। ये मैंने आपको बताया था, इट इज कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, 4 बॉन्ड होने चाहिए आपने। ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और इसके एंड में क्या आता है? ओइक एसिड, और ये हमेशा कहां पर होता है? कॉर्नर्स पर। ओके, चलिए जी बनाते हैं इसको। ये मैंने बना दिया, बाकी वैलेंसी कंप्लीट करिए। इसका नेम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। ई मैंने नहीं लिखा बिकॉज ओ भी वोवल है, ई भी वोवल है, सो इट इज प्रोपेनोइक एसिड। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। अगर 2 कार्बन है तो इसका नाम क्या आ जाएगा? इथेनॉइक एसिड। ठीक, चलिए अब हम लास्ट फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, दैट इज जो हमारा कीटोन था। इसके बीच में क्या आता है? ONe लिखना होता है, और ये हमेशा कहाँ लगता है? सेंटर में। ठीक है, ये कहाँ लगता है? सेंटर में आ गया। सी के आसपास 2 बॉन्ड है, ये मेरा सेंट्रल कार्बन, 2 बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड O। ये मेरा कौन सा ग्रुप है? कीटो। आपको एग्जाम में ऐसे भी आते हैं क्वेश्चन, आपको स्ट्रक्चर बनाया होगा, यू हैव टू चूज द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो आपको उस फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखना होगा। अब इसका नेम क्या हो जाएगा? क्योंकि ये सफिक्स है, प्रोपेन। ई मैंने नहीं लिखा बिकॉज अगेन वोवल, पहले वाला वोवल उठ जाएगा। प्रोपेन, और एंड में क्या लिखना है? ओन, सो इट इज प्रोपेनॉन। क्लियर? अगर 5 कार्बन की चेन हम ले रहे हैं, ठीक, तो अगेन ये इस कार्बन पर भी आ सकता है, इस कार्बन पर भी आ सकता है, हमेशा कॉर्नर पे नहीं आएगा, सेंटर में कहीं भी आपका। अब इनका नेमिंग कर दो। ठीक, इसका नेम क्या हो जाएगा? पेंट इन 3 ओन। क्लियर? प्रोपेनॉन में मैंने 2 ओन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मिनिमम एक कीटो को 3 कार्बन मिनिमम चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लिखा है। सो दीज आर द फंक्शनल ग्रुप्स, 4 फंक्शनल ग्रुप्स जो आपके सिलेबस में है, एंड दिस इज द नोमेनक्लेचर ऑफ योर हाइड्रोकार्बन्स अप टू C6। जब मैंने आपको कार्बन का यूनिक कैरेक्टर बताया था, तो मैंने उसमें आपको बताया था कार्बन का यूनिक कैरेक्टर क्या है? इट इज टेट्रावैलेंट, इट इज शोइंग कैटिनेशन, दैट इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी जो भी हमने करी है। ये न्यूमरस सी 1 से लेकर 1000 तक की चेन बना सकता है विदाउट एनी इंटरप्शन। थर्ड मैंने आपको चीज बताई थी आइसोमेरिज्म, जो मैंने आपको बोला था कि मैं बाद में कराऊंगी, थोड़ा सा आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। नो, व्हाट इज आइसोमेरिज्म? टू और मोर कंपाउंड्स, 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स, टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, with same molecular formula but different structures, called isomers, and process and phenomena is called isomerism। आपके सिलेबस में ये बहुत बड़ा टॉपिक है, आपके सिलेबस में है सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो हमने वही करना है, structural isomerism, two or more compounds with same molecular formula but different structures। like मैं आपको ले रही हूं, मैंने ले लिया ब्यूटेन, अब मैंने ब्यूटेन में आइसोमेरिज्म दिखाना है। ब्यूटेन 4 कार्बन, ये है ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10। चलिए बनाते हैं स्ट्रक्चर ब्यूटेन का। वैलेंसी कंप्लीट की, अब आप चेक करिए, जो मैंने फॉर्मूला लिखा है सेम है, 4 कार्बन है, और ये बॉन्ड जो है सारों के साथ क्या है? हाइड्रोजन है, तो 10 हाइड्रोजन है। अब मैंने बोला 2 और मोर कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, अब इसका मैं सेकंड आइसोमर क्या बनाऊंगी? ये तो होगा फर्स्ट, सेकंड देखिए जरा।
चेक करना है। ठीक है, मैंने क्या किया, एक कार्बन को, कार्बन की चेन में चेंज, ये 4 कार्बन की चेन है। अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, कार्बन की चेन में चेंज लेके आ गई, 3 कार्बन की चेन बना दी। एक कार्बन को मैंने सेंटर में शिफ्ट कर दिया। आप इसका फॉर्मूला चेक करिए, क्या इसका भी C4H10 आ रहा है? यस, दोनों का C4H10 है। यस, और इसका नाम क्या है? ये है नॉर्मल सिंपल ब्यूटेन। अब यहाँ पर 1 2 3 सेकेंड कार्बन के ऊपर मैंने ये लगा दिया है, ये क्या है? CH3। मैंने जब टेबल बनाया था उसमें मैंने लिखा था ना, तो ये क्या है? CH3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मीथाइल। CH3 को क्या बोलते हैं? मीथाइल। कौन से कार्बन पे लगा है? 2 पर। तो इट इज 2 मिथाइल प्रोपेन। हो गया, नाम बिल्कुल अलग हो गया, स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग हो गया, इसकी अपनी प्रॉपर्टीज रहेंगी, इसकी अपनी प्रॉपर्टीज रहेंगी। ठीक, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। तो ये है आपका चेन आइसोमेरिज्म, जिसको हम क्या बोलते हैं? चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट डिफरेंस इन द चेन ऑफ कार्बन एटम। चलिए अब मैं फॉर्मूला बना रही हूँ C5H12 दैट इज पेंटेन। अब मैं पेंटेन के स्ट्रक्चर्स बनाती हूँ, देखते हैं कितने स्ट्रक्चर्स आते हैं। नॉर्मल, पहले तो एक तो ये सभी को आना चाहिए, 5 कार्बन की चेन है, इसका नाम क्या हो गया? नॉर्मल पेंटेन। वैलेंसी जरूर कंप्लीट होनी चाहिए, बिना वैलेंसी के नंबर नहीं मिलते। ठीक है, ये मेरा हो गया फर्स्ट स्ट्रक्चर। सेकंड स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या बनेगा इसका? मैंने 4 कार्बन चेन कर दी, एक कार्बन को मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। हर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर दो। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन। एक कार्बन को मैंने शिफ्ट कर दिया ना सेकंड पर, तो अब डिफरेंट स्ट्रक्चर बन गया। थर्ड में इसका और बना सकती हूँ, मैंने अब 3 कार्बन की चेन कर दी है, एक सी को इसके ऊपर, एक सी को इसके नीचे शिफ्ट कर दिया है। इनकी वैलेंसी कंप्लीट कर दो, इन कार्बन की भी वैलेंसी कंप्लीट करनी है। अब एक कार्बन नीचे एक ऊपर, ये 3 कार्बन हो गए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सेकंड वाले कार्बन के नीचे भी CH3 है, सेकंड वाले कार्बन के ऊपर भी CH3 है, ये सारे बॉन्ड्स क्या होते हैं? H। ओके, अगर इसको इकट्ठा लिखते हो तो ये CH3 आ गया ना, इसका मैं क्या लिखूंगी? 2 2 कि 2 के ऊपर भी है, 2 के नीचे है, 2 बार लगा है, 2 बार लगा है तो डाई, क्या लगा है? मिथाइल। 2 2 डाई मिथाइल, चेन कितनी है? 3 कार्बन की, और सभी में सिंगल बॉन्ड है, तो इट इज प्रोपेन। तो मैंने यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर बना दिए। इसी तरह से आपको कुछ भी आ सकता है, हेक्सेन, हेक्सेन के बनाइए, तो आपको किसी में भी ये आ सकता है, और इसी तरह से ही आपने बनाना है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। आई होप कि अब आपको आइसोमेरिज्म बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ये तो इन जनरल हमने सारे कार्बन के बारे में स्टडी कर ली कि कार्बन क्या क्या करता है, कौन कौन से कंपाउंड बनाता है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड। नाउ वी विल डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या बताना है कि कार्बन कौन कौन से रिएक्शंस देता है। ठीक है, सो नेक्स्ट डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे कंबस्शन। कंबस्शन का मीनिंग क्या होता है? बर्निंग, जलना। कोई भी चीज किसकी प्रेजेंस में जलती है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो कार्बन जो है वो स्ट्रॉन्गली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करता है, और बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट एज वेल एज लाइट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो कार्बन जो है स्ट्रॉन्ग वो है कंबस्शन का, आप लिख सकते हो। ठीक, इट इज। और कार्बन जो है वो 2 तरह के कंपाउंड बनाता है, सैचुरेटेड कंपाउंड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड, ये थोड़ा सा हमारा नोमेनक्लेचर से भी रिलेटेड आप सोच सकते हो। सैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अनसैचुरेटेड, प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड, उसको आप क्या बोलोगे? सैचुरेटेड कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड मींस जब आपके कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल हो सकते हैं, ट्रिपल। तो ये आपका क्या हो गया? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ गए तो इट इज अनसैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड आ गया तो इट इज सैचुरेटेड। अब आपका जो कार्बन के स्ट्रक्चर्स हमने अभी बनाए हैं, वो ये तो है स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, तो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, आप कार्बन को सपोज आपके पास है 6 कार्बन, 6 कार्बन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 6 कार्बन को आप रिंग की फॉर्म में भी लिख सकते हो। कैसे? 6 कॉर्नर्स बना दो, 6 कॉर्नर्स पे कार्बन, फर्स्ट और
लास्ट, ये फर्स्ट कार्बन, ये लास्ट कार्बन, उनके आपस के बीच में बॉन्ड बना, तो ये क्या बन गया आपका रिंग स्ट्रक्चर। थर्ड होता है ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। ब्रांच स्ट्रक्चर में क्या है, जैसे मैंने आपको आइसोमेरिज्म में कराया था, 5 कार्बन की चेन है, सपोज ये 6 कार्बन की चेन है, तो मैंने एक कार्बन नीचे शिफ्ट कर दिया, ब्रांचिंग कर दी है, उसको आप क्या बोलोगे, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है जिसमें आप कार्बन के कंपाउंड्स को लिख सकते हो। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सैचुरेटेड कंपाउंड की। तो जो कंबस्शन की बात हम कर रहे थे, अब उसी में आया ये टॉपिक हमारा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो कंबस्शन कैसे करते हैं, और जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो कंबस्शन कैसे करते हैं। जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, दे बर्न, जब उनको आप बर्न करते हो तो उसमें से ब्लू फ्लेम निकलती है। ठीक है, दे बर्न विद ब्लू फ्लेम। और जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, अनसैचुरेटेड, दे बर्न विद येलो फ्लेम। कौन सी फ्लेम देते हैं वो, येलो। अगेन योर एमसीक्यूज क्वेश्चन, दे बर्न विद येलो फॉर्म। अब और येलो फ्लेम तो निकलती है, साथ साथ आपने देखा होगा कई बार आपके घर का बर्नर कुछ काम नहीं ठीक कर रहा, आप देखते हो उसमें से येलो फ्लेम आ रही है और आपका जो पैन है, जो भी चीज आपने उसके ऊपर रखी है, वो नीचे से ब्लैकिश हो गई है। ठीक है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, सूटी फ्लेम आना। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, विद ब्लैक डिपॉजिट। ठीक है, धुआं भी निकलेगा, स्मोक भी आएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या रीजन क्या है, इट इज ड्यू टू इनकम्प्लीट combustion of fuel, इनकम्प्लीट combustion of fuel। इट मीन्स आपका जो बर्नर है उसके अंदर जो एयर ब्लॉक्स थे वो ब्लॉक हो चुके हैं, जिससे नीचे से सप्लाई पूरी नहीं आ रही, तो इनकम्प्लीट combustion हो रही है, जिसकी वजह से फ्लेम येलो हो गई है और ब्लैक सूटी फ्लेम निकल रही है, जो आपके बर्तन को काला कर रही है। तो रीजन क्या है, इट इज द इनकम्प्लीट combustion ऑफ फ्यूल। ठीक, तो ये थे अनसैचुरेटेड, जो है वो ब्लैक फ्लेम देते हैं, और जो सैचुरेटेड है वो ब्लू फ्लेम देते हैं, क्योंकि इसमें कंप्लीट ऑक्सीजन इनको मिल रही है, यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई कंप्लीट नहीं होती है। तो ये थी हमारी कंबशन। सेकेंड हम करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की बात, दैट इज द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और जो ऑक्सीजन सप्लाई करने की पावर रखता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हो आप, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज सेट टू द ऑक्सीडेशन, एंड विच हैविंग कैपेसिटी टू गिव ऑक्सीजन, दैट इज सेट टू द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हमारी केमिस्ट्री में 2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जिनके नाम आपसे पूछे जाते हैं, आपको हर हाल में पता होने चाहिए। इट इज पोटेशियम पर मैंगनेट, पोटेशियम पर मैंगनेट KMnO4, इसका नेम क्या है, पोटेशियम डाई क्रोमेट। दोनों के नेम आपको पता होने चाहिए, पोटेशियम पर मैंगनेट, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दोनों के नाम आपको हर हाल में पता होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो रिएक्शन आता है दैट इज थर्ड टाइप के रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। कार्बन कौन कौन से रिएक्शन देता है, थर्ड टाइप है हमारी एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शन मींस ऐड करना। ये कौन देगा, कौन देते हैं, ओनली अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये सारे आपके 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं, कौन से कंपाउंड्स एडिशन रिएक्शंस देते हैं, ओनली अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड कौन से, जिनके बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगा है। सो लेट्स सी, सपोज मेरे पास है, ये मेरे पास है एथ, डबल बॉन्ड है तो इन, मैंने इसके अंदर ऐड किया H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। निकल क्या है, एज ए कैटालिस्ट है। कैटालिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन की स्पीड को फास्ट करते हैं लेकिन पार्टिसिपेट नहीं करते। अब यहाँ डबल बॉन्ड है, मैंने 2 हाइड्रोजन ऐड कर दी, डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो गया, सो इट इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। हाउ कैन यू कन्वर्ट अनसैचुरेटेड कंपाउंड टू सैचुरेटेड, ये भी आपका क्वेश्चन, बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो मैंने यहाँ ईथीन थी, अब ये मेरा क्या बन गया, ईथेन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम क्या है, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। एंड दिस रिएक्शन इज यूज्ड, कहाँ यूज होता है, कौन सी इंडस्ट्री में यूज होता है, यूज्ड टू प्रिपेयर वनस्पति घी, वनस्पति घी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आपको असर्शन, रीजन, पैराग्राफ्स किसी में भी आ जाते हैं। तो कौन सा रिएक्शन यूज होता है वनस्पति घी की प्रिपरेशन में, इट इज
हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो ये तो मैंने बताई अभी हाइड्रोजन की एडिशन। एक और आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसको हम बोलते हैं बेयर्स टेस्ट। हाउ विल यू चेक द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन इन योर कंपाउंड? ठीक है, अगेन योर क्वेश्चन, हाउ टू चेक, हाउ टू चेक unsaturation unsaturation इन योर कंपाउंड। आपको कोई कंपाउंड दे दिया है, मैंने आपको बताया है, दो टेस्ट ट्यूब दे दी है कि बताओ किसके अंदर इथेन डाली है, किसके अंदर ईथेन डाली है। ईन मीन डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन, एन मीन सिंगल सैचुरेशन। आपने क्या करना है, सपोज दो टेस्ट ट्यूब्स हैं, ठीक है, ये क्या है आपकी ईथीन। आपने क्या करना है, इसके अंदर ब्रोमीन वाटर डाल देना है। ब्रोमीन वाटर क्या होता है, किस कलर का होता है, ये ऑरेंज कलर का होता है। तो जब आपने इसके अंदर डाला, ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, एक कार्बन है और 4 क्लोरीन है। तो अब इसमें क्या होगा, सेम जैसे H2 ऐड किया था मैंने, यहाँ Br2 ऐड किया है, वहां H2 ऐड हो गए थे, यहाँ दोनों Br। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2, दोनों कार्बन पे लगे हैं, डाई एक ही चीज लगी है, ब्रोमो 2 कार्बन है तो इट इज एथेन, 1 2 डाइब्रोमो एथेन। और ये आपका क्या हो जाएगा, कलरलेस। जब ब्रोमीन वाटर डालने से उसका कलर उड़ जाए, ब्रोमीन ऑरेंज कलर का था, आपने देखा कि वो सॉल्यूशन कलरलेस हो गया है, इट मीन आपने ब्रोमीन वाटर किसके अंदर डाला था, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में। अगर यही ब्रोमीन वाटर आप ईथेन में डालते तो उसका कलर ऑरेंज ही रहना था। ठीक है, तो इस तरह से आप अनसैचुरेशन चेक कर सकते हो। और आपके इस रिएक्शन का नेम क्या है, बेयर्स टेस्ट। इस टेस्ट को आप क्या बोलते हो, बेयर्स टेस्ट। सो नेक्स्ट हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब सब्स्टिट्यूशंस का मतलब क्या होता है, क्लास में आपका किसी दिन कोई टीचर नहीं आया है तो उसकी जगह कोई और टीचर आ जाता है ना क्लास में, हम बोलते हैं ना इसकी इन वाली टीचर्स की सब्स्टिट्यूशन लगी है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बताएंगे कि आप किस किस से अपने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हो। तो यहाँ मैं कर रही हूँ हेलोजिनेशन। ठीक है, आपके सिलेबस में हेलोजिनेशन है। लाइक मेरे पास है मीथेन, यहाँ पर मैंने क्लोरीन ऐड करी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो अब आप देखिए, एक H को मैंने Cl से रिप्लेस कर दिया है और दूसरे H ने Cl के साथ मिलकर HCl बनाया। इसका नाम क्या हो गया, क्लोरो प्रीफिक्स है, C1 मीथेन। फिर से मैं इसमें ऐड करूंगी, फिर से आपने Cl2 ऐड करा, सनलाइट की प्रेजेंस में करा, सेम सनलाइट की प्रेजेंस में करा। अब जो दूसरा H था वो भी Cl से रिप्लेस हो गया है। इसका नाम क्या आ जाएगा, 1 2 डाइक्लोरो मीथेन। ठीक, अगेन फिर से करूंगी, फिर से आपने Cl2 ऐड किया, सनलाइट डाली इसके अंदर, तीसरा H भी आपका Cl से रिप्लेस हो गया है। इट इज, इसका कॉमन नेम होता है क्लोरोफॉर्म, नाम सबने सुना है, बेहोश करने के काम आता है। CHCl3 इसका फॉर्मूला होता है, 1 2 3 ट्राई क्लोरो मीथेन, ये इसका नोमेनक्लेचर। ठीक है, और ये नोमेनक्लेचर किसने दिया है, ये इसका IUPAC नेम, ये एक केमिस्ट्री की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मैं भी आपको बताती हूँ, इसकी फुल फॉर्म भी पूछते हैं। अब मैंने इसका फोर्थ वाला हाइड्रोजन भी रिप्लेस करना है, प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट को विजिबल रेडिएशंस भी बोलते हैं। अब इसके चारों के चारों H जो है वो Cl से रिप्लेस हो चुके हैं, प्लस इसका नाम क्या है, कार्बन 4 क्लोरीन है, टेट्रा क्लोराइड। ठीक, तो अब मैंने बात करी थी बीच में IUPAC सिस्टम क्या होता है। ये हमारा एक केमिस्ट्री का ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़ी ब्रांच है। केमिस्ट्री में क्या चेंजेस आएंगी, किस कंपाउंड को कैसे नेमिंग देनी है, तो हर एक चीज केमिस्ट्री की जो है वो किससे रिलेटेड है, कौन डिसाइड करता है, IUPAC सिस्टम। इसका आपको फुल फॉर्म आती है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए।
ये 1 मार्क का क्वेश्चन आपको आ जाता है, इसीलिए मैंने आपको करा दिया है। मैंने आपकी सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करी हैं जो जो आपको आ सकती हैं। नाउ वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। केमिकल प्रॉपर्टीज तो हमने कर ली। दो कंपाउंड्स आपके सिलेबस में हैं, दैट इज फर्स्ट है इथेनॉल एंड सेकंड है इथेनोइक एसिड। तो पहले हम डिस्कस करेंगे इथेनॉल, C2H5OH। ठीक है, इसका नाम क्या है? इथेनॉल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इथेनॉल की प्रेपरेशन की। ठीक है, इथेनॉल अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करता है। सभी को पता है अल्कोहल क्या होती है, कलरलेस है, पिक्यूलियर स्मेल होती है इसकी। ठीक है, स्पेशली खास पानी की तरह स्मेल नहीं होती है, स्मेल होती है। बर्निंग सा टेस्ट आता है इसका, बर्निंग टेस्ट होता है। पानी में सोलेबल रहती है ये। ठीक है, वाटर सोलेबल रहती है। एंड जितने भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं उनका ये मेन इंग्रेडिएंट होती है हमारी इथेनॉल। अब इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल मींस इथेनॉल किस किस के साथ रिएक्ट करती है। फर्स्ट हम करेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक है, जो इथेनॉल है C2H5OH रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा। कोई भी हाइड्रोकार्बन जिस कंपाउंड के अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या निकलेगा? हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, आपकी इक्वेशन जो है वो आपकी बैलेंस होनी चाहिए। इक्वेशन बैलेंस करना इट्स योर जॉब। ठीक है, इट ऑलवेज गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस हीट, एनर्जी रिलीज होगी। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी, पहला हमने ऑक्सीजन के साथ किया। नाउ इट कैन रिएक्ट विद सोडियम, सोडियम मेटल, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाती है ये? C2H5ONA। इस H की जगह क्या आ गया आपका? Na। ठीक है, प्लस H2। अब हाइड्रोजन गैस है, इस गैस को अगर आप बर्निंग कैंडल इसके पास लेके आते हो तो कौन सी साउंड आती है? पोप अप साउंड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन। और ये कंपाउंड का नेम क्या है? सोडियम ईथो ऑक्साइड, सोडियम इथोक्साइड। योर इक्वेशन शुड बी बैलेंस, इक्वेशन को बैलेंस करना है, बहुत जरूरी है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन नहीं होनी चाहिए। थर्ड, जो आपकी इथेनॉल है, इट कैन रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं ना वो बीमार हो गया, वो स्कूल नहीं आया, क्यों नहीं आया जी? उसको डिहाइड्रेशन होगी, लॉस ऑफ वाटर। अब आप सल्फ्यूरिक एसिड का क्या काम है? इसने अल्कोहल में से पानी को रिमूव कर देना है। यू विल गेट इथीन प्लस वाटर। ये रिएक्ट नहीं कर रहा, ये इसमें से पानी निकालने का काम कर रहा है। इट एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का क्या काम है? इट एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो आपका ये इथीन बन गया है, इसमें से पानी आपका बाहर निकल गया है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इथेनॉल के यूजेस क्या है? इथेनॉल कहाँ कहाँ यूज होती है? इट इज ए इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, पेंट्स बनाने में, वार्निशेस बनाने में, डाइज बनाने में, अल्कोहलिक बेवरेजेस ड्रिंक्स बनाने में, जितने भी आपके ड्रिंक्स हैं उसमें ये यूज होती है। ठीक है, कफ सिरप्स में ये यूज होती है, इथेनॉल है। कुछ कफ सिरप में ज्यादा होती है तो वो सोच समझ के लेनी चाहिए, अपने आप कफ सिरप बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। हम देते हैं ना, हमें खांसी, हमने कफ सिरप लिया, हमें बहुत नींद आती है, हम बोलते हैं हम तो सोते ही रह गए। तो इट इज ड्यू टू द अल्कोहल। तो ये अल्कोहल बहुत ज्यादा होती है तो वो गवर्नमेंट इवन बैन भी कर देती है, बिकॉज दे आर नॉट गुड फॉर, हर एज के बच्चों के लिए उतना अच्छा नहीं होता। तो इन जगह पे हम इसका यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या है? पावर अल्कोहल, नाम सुना है आपने? पावर अल्कोहल क्या है? अब देखिए ना, पेट्रोल कितना कॉस्टली होता जा रहा है, तो गवर्नमेंट को उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा। तो पावर अल्कोहल क्या है? अल्कोहल इज यूज्ड इन द रेशियो ऑफ 20:80, 20% अल्कोहल, 80% पेट्रोल। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पावर अल्कोहल। तो आजकल इसके ऊपर स्टडी चल रही है और ट्रायल्स भी हो चुके हैं। तो हम अपना इसको एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ फ्यूल यूज कर सकते हैं, पावर अल्कोहल 20:80 की रेशियो में, और ये ऑटोमोबाइल्स में यूज होती है। थर्ड जो आपका इथेनॉल है, इट इज यूज्ड इन कार रेडिएटर्स। जो इथेनॉल है वो कार रेडिएटर्स में यूज होता है इन कोल्ड कंट्रीज, इन कोल्ड कंट्रीज, ताकि वहां पर उनका जो पानी है, जो भी उनकी तो स्नोफॉल ही रहती है, पानी डालेंगे तो वो फ्रीज हो जाएगा। तो वो पानी के साथ साथ इथेनॉल भी डाल देते हैं, जो कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देती है।
इसीलिए इथेनॉल को हम क्या बोलते हैं, एंटी फ्रीज। व्हाट इज एंटी फ्रीज? जो पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है। सो दीज आर द यूजेस ऑफ इथेनॉल। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है इथेनॉइक एसिड, सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन, दैट इज इथेनॉइक एसिड, ओइक एसिड। अब आप नाम से ही क्लियर है हमें इस कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है, ओइक एसिड, एसिड ग्रुप लगा है। सो इट इज इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड। अगर आप 6 to 8% इथेनॉइक एसिड लेते हो और बाकी पानी 6 to 8% सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड प्लस वाटर, इसको हम क्या बोलते हैं, विनेगर, सिरका। नाम सुना है ना सिरका, सभी सैलेड के ऊपर डाल के खाते हो, इवन प्रेजर्वेटिव पिकल्स में यूज होता है, बहुत सारी डिशेस में यूज होता है, जितनी चाइनीज नूडल्स वगैरह बनाते हो उसमें यूज होता है। सो दैट इज विनेगर, 6 to 8% सोल्यूशन ऑफ। इसका कॉमन नेम क्या है इथेनॉइक एसिड का, एसिटिक एसिड। कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एसिड। क्लियर? इसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, ये बहुत जल्दी फ्रीज हो जाता है। जब फ्रीज हो जाता है तो ऐसा लगता है जैसे ग्लेशियर, बर्फ जम गई ग्लेशियर की तरह, तो इसलिए इसका नेम क्या है, इट इज आल्सो कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक, ये हमारी इसकी कुछ इंट्रोडक्शन थी। नेक्स्ट वीडियो डिस्कस, अब पता है सिरका कैसा होता है, कलरलेस होता है, सोर खट्टा होता है, पानी में सॉल्युबल रहता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो हमें नजर आती हैं। नाउ आई विल डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले जो इथेनॉइक एसिड है, इट कैन रिएक्ट विद सोडियम, इट विल गिव, H जो है वो Na से रिप्लेस हो जाएगा, वी गेट सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सोडियम के साथ रिएक्ट करा है, विल गेट सोडियम अब इसका नाम क्या है, सोडियम इथेन, दो कार्बन है इथेन, OATE। ये जो ग्रुप C O के साथ कुछ लगा है तो उसके पीछे आपने क्या लगाना है, OATE, सोडियम इथेन एट, इथोनेट, सोडियम इथोनेट, विल गेट सोडियम इथोनेट। आपकी इक्वेशन आपकी बैलेंस होनी चाहिए। ठीक, हाइड्रोजन गैस निकली, कैसे चेक करोगे, पॉप अप साउंड से। सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी इथेनॉइक एसिड की, इथेनॉइक एसिड पहले हमने बताया कि ये सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, सेकेंड में आप करवा रही हूँ एल्कली, मैंने NaOH बेस डाल दी है, ये बेस है, ये एसिड है। हमें पता ना जब भी आप किसी एसिड बेस को रिएक्ट कराते हो तो ऑलवेज वी गेट सॉल्ट एंड वाटर, और इस रिएक्शन को आप क्या बोलते हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर? अगेन आई विल गेट सोडियम एथोनेट प्लस, अब हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, यहाँ पे निकलेगा वाटर, सो सेम ही सोडियम एथोनेट बना प्लस वाटर। इस रिएक्शन का नेम क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट मैं रिएक्शन कर रही हूँ, इक्वेशन आपकी जो है इट शुड बी बैलेंस्ड। अगेन एसिटिक एसिड और इथेनॉइक एसिड, इसके बीच में मैंने ऐड कर दिया है Na2CO3। नाउ आई विल गेट CH3COONA, सेम चीज बनेगी, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, अगर आप, ये आपका एक्टिविटी भी है, लैब में हम करते भी हैं, हम इसमें एसिड, अब आपको कैसे पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड निकली है, आपने टेस्ट ट्यूब में एसिटिक एसिड था, उसके अंदर सोडियम कार्बोनेट डाल दिया, इमीडिएटली आप देखते हो टेस्ट ट्यूब के मुंह की तरफ व्हाइट फ्यूम्स ही आ रही हैं, वो व्हाइट फ्यूम्स किसकी होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड की। अगर आप उसके पास जलती हुई कैंडल लेके जाओगे तो कैंडल आपकी बुझ जाएगी, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड की क्या प्रॉपर्टी है, इट एक्सटिंग्विशेस द फायर। ओके, तो ये आपको आ जाता है कि कैंडल बुझ गई, इट इज ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ विच गैस, आंसर क्या रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यही रिएक्शन मैं यहां पर करवा रही हूँ सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, बेकिंग सोडा के साथ। ठीक है, अगेन आई विल गेट सेम थिंग, सोडियम एथोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस वाटर, सेम चीज रहेगी। ये वाला एसिड जो है, ये वाला रिएक्शन है, ये हमें एसिडिटी के लिए यूज होता है। ठीक है, तो सेम चीज यहां पर रहेगी आपकी। अब हम लैब में चेक कैसे करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, एक तो बर्निंग कैंडल वाला हो गया, दूसरा क्या करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, मैं इसको स्लेक्ट लाइन में से पास करूंगी, किस में से पास करना है, स्लेक्ट लाइन में से। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हो तो ये जो पानी है इट टर्न्स टू मिल्की। ठीक है,
ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए रिएक्शन लिख के देख सकते हैं। ये मेरा स्लेक्ट लाइम है, मैंने इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही थी, मैंने उसके ऊपर डिलीवरी ट्यूब रख के स्लेक्ट लाइम पास करवाई। I will get milky color. The milky color is due to the formation of calcium carbonate. Very very important. Milky color किसकी वजह से है? Due to the formation of calcium carbonate. तो सारे आपके बहुत क्वेश्चन, इसको हम लाइम वाटर भी बोलते हैं। What happens when you pass carbon dioxide to the lime water? The lime water changes to milky due to the formation of calcium carbonate. तो ये हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड की। वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इथेनोइक एसिड इज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ये हर साल आता है बच्चे और आना ही आना है, कोई भी इसको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, अच्छी तरह से रटना है इस रिएक्शन को कि व्हाट इज एस्टेरिफिकेशन। एमसीक्यूज का क्वेश्चन 1 मार्क का 2 मार्क का किसी में भी आएगा। व्हाट इज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन 100% आना है, कोई चांस नहीं लेना इसको छोड़कर। एस्टेरिफिकेशन का क्या मतलब है? द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड अल्कोहल। ये मेरा इथेनोइक एसिड है, ये हमारी इथेनॉल है। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। क्या बना जी आपके पास? पानी निकल जाना है, इसमें से H इसमें से निकला, OH इसमें से निकला। अब H और OH निकल कर बाकी जो चीज आपकी बच गई है उसको आप ज्वाइन कर दो, प्लस वाटर। ये जो चीज बनी है ये क्या है? इस कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? ये कंपाउंड एस्टर फैमिली, जिसकी बहुत अच्छी स्मेल होती है और जो कि परफ्यूम्स बनाने में काम आता है। ये चीज कौन सी फैमिली है? एस्टर। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, इसलिए इस रिएक्शन का नेम क्या पड़ा है? एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। अब आपके पास ये जो एस्टर बना, आपने इसकी कर दी हाइड्रोलिसिस। ठीक है, उल्टा रिएक्शन। ये चीज जो बनी CH3 COO C2H5, मैंने इसकी करवा दी हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH और साथ में करवाई हीट। क्या करवा रही हूं मैं? अब ये कौन सा रिएक्शन है? हाइड्रोलिसिस। किसकी कर रहे हो? एस्टर की, जो आपका एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में बना था। एस्टर्स ऑन हाइड्रोलिसिस क्या देंगे आपको? COO साथ में ONA प्लस C2H5OH। अल्कोहल बाहर निकल गई है और ये चीज आपके पास बनी है CH3 COONA। दिस formation of this reaction is called sponification reaction। क्या बना ये आपका? सोडियम एथोनेट बना, एस्टर बना। ठीक है, सोडियम एथोनेट। क्लियर? तो इस रिएक्शन का नेम क्या है? स्पॉनिफिकेशन। So what is sponification reaction? Hydrolysis of ester is called sponification reaction. Reaction between alcohol and acid is called esterification reaction. Very very important. तो ये आपके हर हाल में आ सकते हैं। और जो आपने ये करवाई है, हाइड्रोलिसिस करवाई है, यहाँ पर बेस लिया है, आप एसिड की प्रेजेंस में भी करा सकते हो। अगर यही रिएक्शन मैं एसिड की प्रेजेंस में लिखती हूँ, यहाँ पर मैंने ये NaOH क्या है? आपकी स्ट्रॉन्ग बेस है। और यही रिएक्शन अगर मैं एसिड की प्रेजेंस में करवा रही हूँ, ठीक है, साथ में मैंने हीट करा है, अब मेरे पास क्या होगा? आई विल गेट हाइड्रोलिसिस। मेरे पास एसिड और अल्कोहल जो दोनों हैं वो अलग हो जाएंगे। ठीक, सो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लास्ट टॉपिक ऑफ योर दिस चैप्टर इज सोप एंड डिटर्जेंट। हमारा ये प्रैक्टिकल वर्क भी है टू प्रिपेयर सोप, और हम लैब्स में बनवाते भी हैं और बच्चे बहुत अच्छा सोप बना के लेके आते हैं। डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के सोप लेके आते हैं। मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट सोप्स अवेलेबल है ना, इतने इतने डिफरेंट कलर के हैं। मेडिटेटेड सोप्स हैं हमारे पास, ट्रांसपेरेंट सोप है हमारे पास, शेविंग क्रीम्स हैं, बच्चे बहुत कुछ बना के लाते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज द सोप एंड डिटर्जेंट। सबसे पहले सोप क्या होता है? इट इज अ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। डेफिनेशन आनी चाहिए। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। फैटी एसिड जो है वो 3 तरह के हो सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आपकी इतनी है, दीज आर द सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, हाई फैटी एसिड्स। और फैटी एसिड जो 3 हम यूज करते हैं, मैं आपको उन सभी के फॉर्मूलेज विद नेम आपको लिखकर दिखा देती हूँ।
फर्स्ट है C15H31COOH, सेकंड है C17H35COOH एंड थर्ड है आपका C17H33COOH। इनके नेम आपको याद होने चाहिए। दिस इज palmitic acid, this is stearic acid and last is oleic acid. It is oleic acid। इनके नेम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और सोप का स्ट्रक्चर, ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड C17 पर C लिखना, तो उसको हम शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, इन जनरल ये सारी चेन जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड चेन, लॉन्ग चेन फैटी एसिड। फिर साथ में क्या आता है आपका COO और Na। अगर सोडियम लगा है तो Na लिखोगे, पोटेशियम लगा है तो K लिखोगे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सोप। इन जनरल आपको सोप का स्ट्रक्चर बनाना है तो आप ये लिखोगे। तो ये चीज क्या है आपकी, फैटी एसिड है। और ये क्या चीज है आपका, पोलर पार्ट। जो ये है इट इज नॉन पोलर पार्ट। फैटी एसिड चेन जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग नॉन पोलर पार्ट। और यहां से आपका क्या शुरू होता है, पोलर पार्ट। तो सोप के दो पार्ट होते हैं, पोलर एज वेल एज नॉन पोलर। पोलर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक हेड। नॉन पोलर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक टेल, ठीक है। इट इज वाटर रिपेलेंट। ये थोड़ी सी चीज आपको नॉलेज होनी चाहिए ताकि अगला आप क्लींजिंग एक्शन जब सोप का बताओगे, सोप कपड़े कैसे साफ करता है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इट इज वाटर लविंग और वाटर अट्रैक्टिंग। ये वाटर को अट्रैक्ट करता है और ये वाटर को रिपेल करता है। तो ये सोप के दो पार्ट होते हैं। दीज आर द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। अब डिटर्जेंट क्या होते हैं, हमने देखा ना घर में यूज करते हैं ना हम डिटर्जेंट। डिटर्जेंट क्या होते हैं, सोडियम नहीं होता। दीज आर द पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। डेफिनेशंस आपको हर हाल में आनी चाहिए। सोप एंड डिटर्जेंट में आपको डिफरेंस भी आता है, वो मैं आपको बाद में करवाती हूँ। तो एटलीस्ट आपको इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन आनी चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं सोप हमारे गंदे कपड़ों को साफ कैसे करता है। दैट इज द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। सोप क्या होता है, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। तो चलिए लेट्स डिस्कस क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। अब आपके कपड़ों के ऊपर डस्ट है, ग्रीस है, ऑयल पार्टिकल्स हैं, बहुत कुछ है। जब हमारे कपड़े गंदे, इसी गंद होता है ना, कोई ऑयली चीज है या कुछ हाथ लगे हैं उसके ऊपर डस्ट जो है वो चिपक गई है, ग्रीस बन गई है, तो क्या होगा कि आपने अपने कपड़ा जो है वो बकेट में डिप कर दिया, ठीक है। ये आपका कंटेनर है, आपने इसके अंदर सोप डाला है। अब सोप जो है वो अच्छा डालना चाहिए, यानी कि कपड़े बहुत ज्यादा पानी हमने भर लिया बकेट और डाला सिर्फ 1 ही स्पून, तो वो तो उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा ना, कंसंट्रेशन सोप की बहुत कम होगी तो आपके कपड़े साफ नहीं होंगे। तो आपको एक प्रॉपर कंसंट्रेशन उसके अंदर सोप की रखनी पड़ेगी, प्रॉपर अमाउंट में आपको सोप डालना पड़ेगा। तो आपके अंदर ये था, आपका बीकर है, आपका बकेट है, जो भी आपने जिसके अंदर आपने अपने कपड़ों को सोक करना है, इसके अंदर आपने अपने डाल दिया सोप। अब आपने उसके अंदर डाल दिया अपने कपड़े, ठीक है। तो क्या अरेंजमेंट होगा, सोप के मॉलिक्यूल्स, ये आपके कपड़ों के ऊपर लगी हुई है डस्ट, ठीक है, ये ऑयल पार्टिकल्स है, डस्ट। मैं एक एग्जाम्पल देके आपको बता रही हूँ। अब सोप के पार्टिकल्स हैं, आसपास सारा सोप है, सोप के पार्टिकल्स ने कैसे अपने आप को एडजस्ट करना है। मैंने आपको अभी अरेंजमेंट बताया था कि उसकी एक टेल होती है और एक हेड होता है। जो टेल होती है वो वाटर रिपेलेंट होती है, जो हेड होता है वो वाटर लविंग होता है। अब ये मॉलिक्यूल्स जो है इन्होंने आपस वाटर लविंग, अब जो वाटर लविंग है वो ऑब्वियसली पानी के बीच में जाएगा। तो ये डर्ट है, डर्ट के आसपास आप चेक करिए कि सोप के मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट क्या रहेगा। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। ये हेड, बहुत सारे सोप के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डर्ट के आसपास, जितनी भी डर्ट की आपकी, ये तो मैंने एक अरेंजमेंट बता रही हूँ ना कि एक हमने ड्रॉप ले लिया आपके ऑयल की या डर्ट की जो आपके कपड़ों के ऊपर लगी है। सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ, ये आपकी डर्ट है, ये सिंगल, ये सेंटर पोर्शन ये क्या है, इट इज डर्ट। और ऑयल जो आपके कपड़ों के ऊपर है, और ये सारे जो है ये क्लस्टर क्या है, क्लस्टर ऑफ
सोप मॉलिक्यूल्स। जब इस तरह का क्लस्टर बन जाता है डर्ट के आसपास सोप मॉलिक्यूल्स का, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मीसेल फॉर्मेशन। जब मीसेल फॉर्मेशन हो जाती है तब आपके कपड़े साफ होना शुरू हो जाते हैं। So what is micelle? It is a cluster of soap molecules around the dirt particle in which hydrophobic part is away from the water and hydrophilic part is towards the water. Water loving है तो पानी के अंदर रहेगा, जो टेल होती है वो पानी के बाहर रहती है, ठीक है, दूर रहती है पानी से। तो अब आपने इस तरह से आपने अपने कपड़े पानी में भिगो दिए हैं और सोप मॉलिक्यूल्स का इस तरह से कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन गया है, तो ये मिसेल फॉर्मेशन बन गई। जब मिसेल फॉर्मेशन बनी तो आपका जो सोप वाटर था, पानी के अंदर सोप डाला है ना, वो किसके अंदर चेंज हो जाता है? क्लाउडी सा बन जाता है, क्योंकि डर्ट जो है वो डिसॉल्व होना शुरू हो चुकी है। तो ये क्या करता है? इट स्कैटर्स लाइट। इसीलिए सोप के जो सोपी वाटर है वो हमें कैसा नजर आता है? वो हमें ब्राइट, उसमें से लाइट नजर आती है, उसकी उसमें से ट्रांसपेरेंट सा हमें नजर आता है, ठीक है। अब ये चीज आपकी होनी शुरू हो गई। अब क्या हुआ? अब कुछ हाथ से कपड़े धोएंगे। जब हाथ से कपड़े धोंगे तो ऐसे ऐसे रगड़ेंगे कपड़ों को। रगड़ेंगे तो क्या होगा? जो सोप के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपकी डर्ट को रिमूव कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी डर्ट उसके साथ स्टिक हो चुकी है। या जब आप मशीन वॉश करते हो तो मशीन वॉश में भी ऐसा होता है, एक बार क्लॉकवाइज घूमती है और एक बार एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, तो आपके कपड़ों में से डर्ट जो है वो रिमूव हो जाती है, ठीक है। सो ऑन शेकिंग, आप उसको शेक करते हो, और रिवॉल्विंग और रोटेट, जब आप रोटेट करते हो मशीन से, ठीक है, या आप मशीन वॉश करते हो या आप हैंड वॉश करते हो, जो भी तरीका आप अप्लाई कर रहे हो, द डर्ट और द डस्ट पार्टिकल get removed and cloth becomes clean। आपका जो गंदा कपड़ा है वो इस तरह से साफ हो जाता है। So in this way cleansing action takes place। Now last we'll discuss difference between soap and detergent। very important, आपका 2 या 3 मार्क्स में आपको क्वेश्चन आ जाता है, what is the difference between soap and detergent। पानी दो तरह का होता है, एक हार्ड वाटर, एक सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर क्या होता है? द वाटर विच प्रोड्यूस लेथर विद सोप। लेथर क्या होती है? झाग, ठीक है। आप कहीं गए हो, हिल स्टेशन पर गए हो, आपने देखा कि आप बहुत सारा सोप लगे, आपके हाथों से सोप उतर नहीं रहा है, वो वाटर कौन सा है? हार्ड वाटर। झाग बिल्कुल नहीं बन रही बट आपके हाथ स्टिकी से लग रहे हैं, ऐसा है कि हाथों पे कुछ है, तो वो पानी कौन सा है? हार्ड वाटर। और लेथर बिल्कुल नहीं बन रही है, तो वो पानी क्या रहेगा? हार्ड वाटर। तो वाटर विच डज नॉट प्रोड्यूस लेथर विद सोप सॉल्यूशन इज कॉल्ड हार्ड, एंड द वाटर विच प्रोड्यूसेस लेथर विद सोप सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉफ्ट। सॉफ्ट वाटर क्या होता है? आपका डिस्टिल्ड वाटर, मिनरल वाटर जो आप पीते हो, रेन वाटर। और हार्ड वाटर क्या होता है? योर टैप वाटर, वेल वाटर, ट्यूबवेल वाटर, रिवर वाटर, स्ट्रीम वाटर, लेक वाटर, ये सारे क्या है? आपके हार्ड वाटर हैं। अब सोप एंड डिटर्जेंट का जो डिफरेंस है वो क्या है? सोप जो है, इसको जो है ये हार्ड वाटर में आप इसको यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन जो आप डिटर्जेंट है दे कैन बी यूज्ड इन हार्ड वाटर, ठीक है। सेकंड, सोप फर्स्ट, सोप जो है दे कैन नॉट, आप इस तरह से लिख लो, नॉट यूज्ड इन हार्ड वाटर, दे डिटर्जेंट कैन बी यूज्ड इन हार्ड वाटर, ठीक है। सोप जो है ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, कोई पॉल्यूशन नहीं, दीज आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। थर्ड क्या आप दे सकते हो? इनका जो सोप का एक्शन है, क्लींजिंग एक्शन स्लो होता है, डिटर्जेंट का क्लींजिंग एक्शन फास्ट एक्शन, बहुत जल्दी डिटर्जेंट में आपके कपड़े साफ हो जाते हैं। फोर्थ आप डेफिनेशन देख सकते हो। डेफिनेशन में क्या है? दीज आर द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड। हायर फैटी एसिड मींस लॉन्ग चेन फैटी एसिड। और इसमें आप क्या देखोगे? दीज आर द पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ बेंजीन, सल्फोनिक एसिड। So this is all about your chapter carbon and its compound। आपको बहुत शॉर्ट में कंप्लीट चैप्टर विद ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अगर आप इसको देखते हो डेफिनेटली यू विल गेट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो इस वीडियो को छोड़ने की तो गलती बिल्कुल ही नहीं करनी है, अच्छी तरह से देखना है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंटरेस्टिंग। बस
कंडीशन है कि एक सीटिंग तो हर हाल में चाहिए। वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिए, अच्छी तरह से समझिए, जो लिखने वाली चीज़ है उसके नोट्स बनाइए, अदरवाइज़ इसको बार-बार देखिए, ठीक है? एंड जो आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ डाउट्स हैं, कुछ और भी टॉपिक्स साइंस के किसी भी टॉपिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो किसी से भी रिलेटेड कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल रिप्लाई योर डाउट्स। इस वीडियो को देखिए एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।